Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 2A, that is probably the third one. So of law of motion, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ. तो सेकेंड लॉ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ. मैंने सबसे पहले आपको बताया था इनर्शिया के बारे में. इनर्शिया जो होती है, ये आपने याद रखना है कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट की पोजीशन चेंज नहीं करती. अगर वो मूव कर रही है तो वो मूवमेंट की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं. ये जो एबिलिटी है ना बदलने की, उसको बोलते हैं इनर्शिया. अगर वो अपनी रेस्ट की पोजीशन नहीं कर रही तो हम उसको लिए वर्ड यूज़ करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और अगर वो मोशन को नहीं चेंज करती तो हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. में बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे डेली लाइफ से. उसके बाद इधर में फोर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई. फिर न्यूटन सेकेंड लॉ आया. उसने कहा कि ये बॉडी कब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, जब तक कि नेट एक्सटर्नल, इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. यानी कि अगर नेट फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है तो डेफिनेटली वो बॉडी जो है अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी. आप ये देखिए, कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, ज़ीरो ही है. यानी कि जो बॉडी की स्टेट है, स्टेट ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज, स्टेट ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज. जैसा है वैसे ही वो रहेगा. अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो वो उसी मोशन में मूव करता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा एज लॉन्ग एज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज ज़ीरो. ये क्लियर रखना है. नेट फोर्स, कई फोर्सेस उस पर लग सकते हैं, हम बात करते हैं केवल नेट फोर्स की, उस बॉडी के ऊपर जो लग रहा है. उसके बाद मैंने आप लोगों को मोमेंटम के बारे में जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल तो आप खुद ही हो कि आप लोग जिस स्टेट में हो, रेस्ट की स्टेट में जो बैठे हुए हैं, बैठे ही हो, पबजी खेल ही रहे हो, पेरेंट्स सोच रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब तक आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो आप अपनी स्टेट बदलने को तैयार नहीं होते हैं. पेरेंट्स को तो आप बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जब टीचर्स का प्रेशर पड़ता है तब आपकी स्टेट जो है वो चेंज होती है. जब तक टीचर्स का प्रेशर नहीं होता है तब तक आप अपनी स्टेट बदलने में तैयार नहीं होते. सो ये वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ. अब बात आती है सेकेंड लॉ की. पर सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले मोमेंटम की बात की थी. सो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो है दैट इज़, ये मैं सेकेंड लेक्चर में करा चुकी हूँ. दिस इज़ माई सेकेंड ए लेक्चर. इसमें जस्ट हल्का सा मैं दोबारा से आइडिया दूंगी आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसमें. सो हियर इफ़ यू सी दैट मोमेंटम, इसको पी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी वैक्टर. ये लीनियर मोमेंटम है. सो वो क्वांटिटी, ये जो ये है, ये बताती है कितना मोशन है किसी भी बॉडी में, उसको रिप्रेजेंट करती है. सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन present in a body is called linear momentum. इस लेक्चर को सुनने से पहले आप इससे पहला वाला लेक्चर ज़रूर देखें. जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आप सिर्फ यूट्यूब या गूगल पे टाइप करिए फिज़िक्स की आवाज़ बाय बबीता परमार, आप चैनल पे पहुंच जाएंगे. वहाँ प्लेलिस्ट को आप प्रेस करिए, वहाँ चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो उसमें से मेरा लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर खोल के देखिए. उसमें आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में एंड फ्री बॉडी डायग्राम्स, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी तो दोबारा से बता देती हूँ. एनीवे, अब आते हैं लीनियर मोमेंटम पे. ये दिस का जो फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू एम. यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था ये कैसे आया हुआ है. दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर कि ये मास पर भी डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ मोशन कैसे पता लगेगा? अगर ये बॉडी मूव कर रही है, इसमें कितना मोशन है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? वो इस बात से पता लगेगा कि मैं इसको कितना रोकने में, मुझे कितना इधर पे इसकी मास कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसको रोकने के लिए मुझे कितना
एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो दैट विल मेजर अप। डिपेंड करता है, अगर ये आपका ढक्कन है और ये इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये इजीली रुक जाएगी। इसको रोकने में टाइम लगेगा, यानी कि मास के ऊपर जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। या फिर अगर ये तेज़, इन दोनों में से कौन तेज़ चल रहा है, अगर ये दोनों सेम मास के ले लें, ये दो पेन्स हैं, यानी कि 2 साइकिल्स हैं, दोनों साइकिल्स बराबर स्पीड से चल रही हैं, दोनों के मासेस सेम है, तो जो साइकिल आपकी धीरे चलेगी उसको आप आराम से रोक लोगे, जो तेज़ चलेगी उसको देर। तो इसका मतलब मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी मोमेंटम जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ मैंने ग्राफिकल वेरिएशंस बतानी है। सो पहली बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वेरिएशन of P, that's a linear momentum, with velocity if mass m is constant। ठीक है, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। m क्या है, कांस्टेंट है, सो P विल बी इक्वल टू कांस्टेंट into v, यानी p is directly proportional to the velocity। so directly proportional है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा हो जाएगा, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम। so if this is momentum, this is mass, तो ग्राफ will be like this। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, here sorry directly proportional to velocity, I'll take velocity here, mass is constant। ठीक है, सेकेंड हमने देखना है variation of p vector with mass if velocity is constant। अगर velocity constant है तब क्या करेंगे, अगेन दिस p is equal to mv, v आपका constant है, so p is equal to हो जाएगा constant into मास। सो P इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिसका मास ज़्यादा उसकी मोमेंटम ज़्यादा। जैसे यहाँ जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी मोमेंटम ज़्यादा थी, अब यहाँ जिसका मास ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तो ये लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा केस देखते हैं, वेरिएशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी if momentum is constant। अब इस वाले मोमेंटम में तो दिस अगेन P is equal to mv, so constant is equal to mv, so mass is inversely proportional to velocity। so inverse relation है। यहाँ आपका ग्राफ बच्चे, अगर आप यहाँ पर मास ले रहे हो, यहाँ पे आप वेलोसिटी ले रहे हो, तो इस तरह का कर्व आएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, या आपको ड्रॉ करने के लिए भी दे सकता है कि मोमेंटम बनाइए और ये वेरिएशंस आप बताइए। इसमें थोड़ा सा घुमाना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए एक बॉडी A है एंड बॉडी B है, दीज आर द 2 बॉडीज़, और इसमें बोला है मास ऑफ A इज़ इक्वल टू मास ऑफ B एंड velocity of A is greater than velocity of B, तो momentum of A कैसा होगा momentum of B से। तो अब देखो डायरेक्ट रिलेशन है, तो जिसका मास ज़्यादा उसी की, तो आप यहाँ डालेंगे दैट मोमेंटम विल बी देयर। इस वाले केस में अगर आपको दिया हुआ है velocity of A is equal to velocity of B and mass of A is greater than mass of B, then momentum of A और momentum of B में रिलेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो यू विल राइट लाइक दिस इज़ व्हाट वी हैव। ये हुई बात लीनियर मोमेंटम की। अब आते हैं हम न्यूटन के सेकेंड लॉ। आपने 9th क्लास से न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो सुना हुआ है। डायरेक्टली बच्चे मैक्सिमम बच्चों से पूछो व्हाट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ, तो कहते हैं
इट स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जबकि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट देते हैं। वो हम लेके आते हैं रिलेशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बच्चे आपने कभी नहीं ऐसे बोलना कि इट्स अ प्रोडक्ट सेज दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कहता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो बदलाव आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और जो चेंज अकर होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही होता है। सो इट स्टेट्स that rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the net applied force। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज takes place in the direction of net applied force। जो net applied force है उसी direction में जो ये change होता है। So this F is proportional to this rate of change of linear momentum। So this is, जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वल टू में बदलते हैं हमेशा एक कांस्टेंट लिखते हैं वहाँ पर, dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू k d/dt ऑफ मोमेंटम की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, दैट इट वाज मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ दो चीज़ें, एक मास है और एक वेलोसिटी है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन है m, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। दिस इज व्हाट वी डू, एंड k की जो वैल्यू है experimental value is 1, so this F is equal to m dv by dt plus v dm by dt। ये जनरल एक्सप्रेशन है न्यूटन के सेकेंड लॉ की, लेकिन यहाँ पर आपका जो मास है दैट इज नॉट कांस्टेंट। हियर m is not constant, लेकिन ये केसेस आपके बहुत कम होते हैं, नियरली 5% केसेस हम पढ़ेंगे। ऐसे 5% केसेस आप देखेंगे जो कि इस तरह के जहाँ पे मास इज़ नॉट कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल में मैं लूँ तो आपका आता है रॉकेट। तो रॉकेट में क्या होता है बच्चे, ये आपका रॉकेट है और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर को जाता है यहाँ से फ्यूल जलती है और धुआं बन के नीचे उतर जाती है, तो इसका जो मास है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो मास इज़ चेंजिंग। तो वहाँ जब न्यूटन्स लॉ लगता है हम ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे कि फॉर बॉडी मूविंग विद, कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, जैसे हम जब मूव करते हैं तो हमारे मास में फ़र्क आता है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं देखने में आता है, हम उसको वो पता नहीं लग रहा आपको, क्योंकि ये फ़र्क तब महसूस होता है जब कोई बॉडी मूव कर रही है विद द स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। फॉर अ बॉडी मूविंग विद स्पीड
comparable to speed of light, its mass changes by the relation m is equal to m0 upon अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से आया हुआ है रिलेशन. अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ. मान लो दिस हमने कहा कि मास बदल जाता है. देखो m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है. मान लीजिए आपका जो क्या कहते हैं बॉडी है वो मूव कर रही है c/2 आधी स्पीड से चल रहा है. c इज स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, यहाँ पे c जो है स्पीड ऑफ लाइट है. ये आपका रेस्ट मास है, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है और ये स्पीड ऑफ बॉडी है. सो ये अगर मान लीजिए वेलोसिटी जो है c/2 आधा है इसके, तो मास क्या हो जाएगा? मास विल बी व्हाट? मास विल बिकम m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी की जगह क्या जाएगा? c स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन सी स्क्वायर. सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा. इट विल बी m0 अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 4. सो दिस विल बी इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 4 माइनस 1 अपॉन 4. सो इट विल बी 4 का ऊपर चला जाएगा. अंडर रूट 4 m0 divided by under root 3. So it is 2 times m0 by under root 3. So this value, this m की वैल्यू, तो m की जो वैल्यू है ग्रेटर देन m0 आ रही है. ये बहुत कम इससे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपको नहीं वैल्यू लग रही है. इफ़ यू सी हियर अंडर रूट 3 की वैल्यू आप डाल रहे हैं तो यू विल बी 1.73 से इसको m इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1.73 इंटू m0. छोटी सी वैल्यू आ रही है बट इससे तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो दैट मीन्स दिस m इज़ ग्रेटर. हमारी जो मास है वो चेंज होता है. ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया. अब इसमें भी मतलब और जब कंपेरेबल होगा तो डेफिनेटली उसके मास में जो है काफ़ी चेंज आता है. तो ये इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं उसमें जो है ये वाला फॉर्मूला जो है हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन m इज़ नॉट कांस्टेंट. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. यहाँ पे m जो है वो कांस्टेंट नहीं है. अब व्हेन m इज़ कांस्टेंट तो क्या होगा? तो आपका जो dm/dt है, dm/dt विल बी इक्वल टू 0. सो इक्वेशन 1 विल बी दिस f इज इक्वल टू m dv/dt रह जाएगा, which will be equal to mass into acceleration. This is what we have. And if I talk about the magnitude, then it is equal to mass into acceleration. This is what we have. ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से हमारा जो है ये रिलेशन आया. अब इसमें भी कुछ चीज़ें जो है हमें ध्यान रखने वाली हैं, वो कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें नोट करके रखनी है. जो कि रीजनिंग, अगर न्यूटन सेकंड लॉ आता है तो यहाँ तक लिखेंगे. आपको ये लिखना ज़रूरी. दिस इज़ व्हाट मेन इक्वेशन, ये आगे जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं. ये इक्वेशन कब वैलिड है? व्हेन मास इज कांस्टेंट. तो ये इक्वेशन, व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट तो ये इक्वेशन. ठीक है, क्लियर हो गया. अब देखते हैं हम कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका फोर्स जो है F, जो अप्लाइड फोर्स F जो है F इंक्रीजेस, मैं ऐसे एरो मारती हूँ फॉर इंक्रीजेस द वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, तो हम F को बोलेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स. ठीक है. दूसरी बात, अगर F डिक्रीज करता है देन F इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स
एग्जाम्पल आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमेशा मोशन के अपोज जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब तीसरी चीज़ें आपको जो याद रखनी है दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में, अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है उसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम ये पढ़ चुके हैं, प्लीज़ पिछले लेक्चर में आप जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम देखने के लिए, आपको मैंने बताया हुआ पिछला जो लेक्चर मेरा था, इससे पहला सेकेंड लेक्चर, उसमें दिया हुआ है। सो आप प्लेलिस्ट में, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मेन रूल जो है, एक तो जो भी बॉडी है उसको आप पॉइंट की तरह ले लीजिए, पहला रूल। दूसरा रूल, आपने सिर्फ इसके ऊपर फोर्स, अगर ये मास m है तो इसका वज़न नीचे की तरफ है, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स, क्योंकि जो सरफेस, ये वज़न नीचे की तरफ को खींच रहा है, इसको मास को खींच रहा है, तो इसको कंसिडर करेंगे। ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, ये भी इसके ऊपर दे रहा है, लेकिन उसको नहीं लेना है, सिर्फ किसको लेना है, जो सरफेस बॉडी के ऊपर दे रहा है। तो यानी आप यहाँ पर वो सभी फोर्सेस देखेंगे जो फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, पहली बात, इसको पॉइंट मास लीजिए। दूसरा पॉइंट, सारे फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं उनको देखिए। उसके बाद अगर आपके जो भी सिस्टम है उसमें अगर दो बॉडीज़ हैं तो दोनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे, ये याद रखना है। इसी से आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। और इधर पे फ्री बॉडी डायग्राम में एक खास बात आपने, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो यहाँ ये बात आप याद रखेंगे कि इन फ्री बॉडी डायग्राम जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट होगी उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज पॉजिटिव फोर्स। एफ नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स नॉट नेट फोर्स, ये फोर्स दैट इज, दिस इज नॉट नेट फोर्स अलग है, ये फोर्स है, जो भी फोर्स एक्टिंग along the direction of acceleration is taken positive, ये याद रखना, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं केसेस। केस 1 लेते हैं सिंपल सबसे। मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने ये बॉडी रखी है और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है एंड मास m है, तो इसका वज़न डेफिनेटली mg नीचे लग रहा है। इसको मान लीजिए यहाँ को आपने फोर्स लगाया, ठीक है, द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये एक्सेलरेट भी इसी डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, अब चाहे चलिए, ये तो मैंने बाई चांस ही फोर्स इधर दिखा दिया आपको। ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था कि ये बॉडी है, m मास है, mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ से आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। ठीक है, फोर्स इधर लगाया, तो डेफिनेटली जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने जान के दोनों डायग्राम्स बनाए, क्योंकि आप इसको पहले पॉइंट मास लोगे, दिस इज m, आप बोलोगे ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये इसका वेट हो गया। अब फोर्स किधर को लग रहा है, इस तरफ को, देखो जबकि यहाँ लग रहा था ना इधर को, ऐसे ही है, तो ये डायरेक्शन आप बताएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो आपका सीधा R इज इक्वल टू mg आ जाएगा। और नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है, दैट इज F विच इज इक्वल टू, इधर कोई ही बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, सो इसको दिस F इज इक्वल टू, और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है, अगर कोई और लगता तो हम उसके साथ देखते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू a। और यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, दिस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, आपको ये देखना होता है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है और मास इस बॉडी का कितना है, नेट मास
कितना है, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, केस 2 देखते हैं। थोड़ा सा इसमें मोर फोर्सेस, 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, ये सरफेस है, ये आपका मास है, इधर पे इस लगा रहे हैं आप F1, इधर पे लगा रहे हैं आप F2, और F2 जो दिया है बड़ा दिया है F1 से, तो F2 बड़ा है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, ये बड़ा है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट इधर ही को करेगी, ये बड़ा है तो बॉडी इधर जाएगी। सो F2 इज ग्रेटर देन F1 implies body will move in the direction of F2, जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव करेगी। अब इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपने मास m रख दिया, ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ये इसका वज़न हो गया। अब F1 फोर्स इस तरफ को है, दिस इज़ F1, F2 इस तरफ को है, दिस इज़ F2, और बॉडी एक्सेलरेट भी इस तरफ कर रही है। मैंने क्या कहा था, जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। सो F2 इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, देयरफॉर it is positive, and F1 is opposite to direction of acceleration, therefore it is negative। F net force कितना हो जाएगा, F2 minus F1, and this F2 minus F1 net force is what, F net is सेकेंड लॉ के हिसाब से F net is mass into acceleration। न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से F net is always equal to mass into acceleration, so this will be equal to mass into acceleration। ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम्स किए होंगे तभी आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड केस, दैट एक सर्टन एंगल पे है, अगर मान लीजिए केस 3, if force is applied at certain angle, कोई एंगल पे लगा हुआ है। अगेन हम कैसे ले सकते हैं, सिंपल केस, ये सरफेस हो गया आपका, ये आपकी बॉडी है, दिस इज़ द फोर्स अप्लाइड, तो आप इसको थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आप इसको रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व कैसे होगा, थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा बेस F कॉस थीटा, ऊपर चला जाएगा F साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन भी इसी तरफ को होगी, वेट इसका नीचे की तरफ होगा, राइट। सो यहाँ पर जो है F क्या है आपका, फोर्स अप्लाइड एट एंगल थीटा, एंड इधर को हो रहा है A इज एक्सेलरेशन in horizontal direction along positive x axis, इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या करोगे, ये आपका मास है, आप ऊपर डालोगे दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, इसी तरफ में आपका क्या आया F साइन थीटा, इधर आपका F कॉस थीटा, नीचे आपका mg। तो यहाँ जो आपकी एक्सप्रेशंस आएंगी वो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम,
से क्या आ जाएगा, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। बॉडी एक्सेलरेट भी यहीं को कर रही है, एंड नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और कोई फोर्स तो इस पर लग नहीं रहा है इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स बॉडी पे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप केस 4 ले लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। केस बहुत सारे केसेस हैं, पर चलो मैं 4 केसेस डिस्कस कर लेती हूँ इस लेक्चर में। मान लीजिए कि आपका ये एक बॉडी है, दिस इज़ बॉडी ए, दिस इज़ M1, इसके साथ एक और बॉडी लगी हुई है M2, और फोर्स यहाँ लग रहा है, हम F फोर्स इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन निकालनी, क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ चिपकी हुई हैं, तो जब फोर्स लगेगा तो जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये भी आगे बढ़ेगा, यानी इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा, दोनों इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव करेंगी। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर R1, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज़ R2, नीचे की तरफ इसका M1G होगा, इसका M2G होगा, और इसके अलावा ये बॉडी इसके ऊपर और ये बॉडी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना देगी, R डैश इस तरफ को। ठीक है, दोनों R डैश एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, सो F जो है, दिस F इज फोर्स ऑन M1 नॉट ऑन M2। किस पे लग रहा है वो, M1 बॉडी पे लग रहा है। देन R1 R2, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ M1 एंड M2 respectively by the surface, surface जो horizontal surface. Then R dash, this will be, it is normal reaction of M1 and M2 on each other, एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इनका ये होगा। A is acceleration in the direction of force, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ही आपका बॉडी का एक्सेलरेशन है। सो अब आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पहले हम ले लेते हैं, ये लिया हमने M1, ठीक है, ये हो गया जी M1। M1 के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है जी ऊपर की तरफ को लगा R1, नीचे की तरफ को लगा M1G, फिर इस तरफ को लगा फोर्स जो आपने अप्लाई किया, और इसने इसके ऊपर रिएक्शन जो किया वो भी इसी के ऊपर लग रहा है। तो R डैश किस तरफ को लेंगे, ये खुद इसके ऊपर डाल रहा है और ये इसके ऊपर। तो हम बात करते हैं किस वाले फोर्स की, जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो जो इसने इसके ऊपर लगाया वो, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R डैश। दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो फोर्स की बात करेंगे तो हम वही फोर्स लेंगे जो उस बॉडी के ऊपर लग रहे। देन बात आती है M2 की, तो M2 को भी देख लेते हैं। M2 के ऊपर क्या था, ऊपर था R2, नीचे को था M2G। अब इसके ऊपर फोर्स डायरेक्ट नहीं लग रहा, फोर्स किस पे लग रहा था, इसके ऊपर। अच्छा, एक्सेलरेशन भी इधर को है। अब इसके ऊपर ये फिर कैसे जा रहा है, ये जो R डैश इसने नॉर्मल रिएक्शन दिया है, ये R डैश के कारण चल रहा है, और एक्सेलरेशन भी इधर को है। दिस इज़ व्हाट वी हैव। क्लियर हो गया फ्री बॉडी डायग्राम बच्चे। अब इधर से हम लोग जो इक्वेशंस निकालेंगे। इस पहली बॉडी केस में से अगर पहला वाला केस देखते तो एक क्वेश्चन आता है R1 इज इक्वल टू M1G, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। R2 इज इक्वल टू M2G। इसमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या पूछेंगे, दे विल से ये इसको फाइंड, ये दोनों को फाइंड करो।
बॉडीज़ क्या आपस में क्या नॉर्मल रिएक्शन है वो, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ये निकालने को देते हैं। चलो ये तो हो गया वर्टिकल इक्विलिब्रियम के कारण, है ना, वर्टिकल इक्विलिब्रियम से ये बैलेंस्ड है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। सो क्या हो जाएगा आपका, F माइनस आर डैश इज इक्वल टू एम ए, M1A, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस वाले में क्या हो जाएगा, एक ही फोर्स है दैट इज आर डैश विच इज इक्वल टू M2A, दिस इज सेकेंड। इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू ए, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन M1 प्लस M2। तो F देखो क्या है, अगर इसको पूरा एक सिस्टम माने तो नेट फोर्स इज F, सो दिस इज नेट फोर्स, और नेट मास कितना है, M1 प्लस M2। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। आपसे आर डैश पूछा है तो इसमें से एक इक्वेशन में डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, आप इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डैश विल बी इक्वल टू M2 है, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, सो M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू F। इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह के केसेस हैं, जब आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होंगी तब आप जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज़ आपके क्या क्या चीज़ें आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से पता लगी। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड लॉ। तो पहली चीज़ कि न्यूटन सेकेंड लॉ ने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास दिया, ठीक है। सो फर्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ gave the concept of inertial mass। इसका आइडिया जो है हमें यहीं से आया, तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ही पता लग रहा था कि when force is large, acceleration is large. When force is small, acceleration is small. ये नॉर्मल लाइफ कैसे कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाते बॉडी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेट हो रही थी। सो दिस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल, जो ये दोनों आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन मतलब उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। सो विच वॉज रिटन एज इसको प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वल टू में बदला तो एक कांस्टेंट m का इस्तेमाल किया गया, और ये जो कांस्टेंट है m जो है यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड इनर्शियल मास, इसको नाम दिया गया इनर्शियल मास। सो अगर इसमें एक केस ले लिया, मान लो कि ये एक बॉडी है A, ये है बॉडी B, दोनों के ऊपर सेम फोर्स, इस पे भी F फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी F फोर्स लग रहा है, और मास जो है A का वो ज़्यादा है मास ऑफ B से, इफ़ M इज़ ग्रेटर देन A एंड सेम फोर्स इज एक्टिंग, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेट ए, एंड एक्सेलरेशन इन बी इज ऑल्सो फोर्स अपॉन मास ऑफ बी। सो कैसा रिलेशन है, इनवर्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए is less than acceleration of B, that is heavy body जो है
body is less accelerated. Hence आप ये कह सकते हैं कि inertial mass जो है, inertial mass gives the measure of opposition to produce acceleration in the body. ठीक है, ये चीज़ मेन है कि अब क्योंकि जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना उसका कम एक्सेलरेशन है, तो ये इनर्शियल उसके मास से हमें पता लग रहा है। तो इनर्शियल मास ये बताता है कि कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है वो। ठीक है, सेकेंड बात जो है न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें ये लगी कि इसके इस जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी उसके हिसाब से ये हुआ कि कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है कोई बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए. नो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव a body with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? फ्रॉम सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. ये जो है चेंज नहीं हो रही है, चेंजिंग. Therefore, acceleration is equal to 0. So, this implies force is equal to mass into 0 is equal to 0 from equation 1. So, clear हो गया, force की ज़रूरत ही नहीं है. और तीसरी बात जो हमें इससे पता लगी है वो ये कि हम force को measure कर सकते हैं. तो उस फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमें पता है so force can be calculated. Force can be calculated if we know the mass and change in velocity in given time. Because force क्या होता है? m इंटू डी वी बाई डी टी. मास इंटू एक्सेलरेशन और डी वी बाई डी टी. अगर वेलोसिटी का पता लग रहा तो हम इसमें इस तरह से निकाल सकते हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. सो फॉर कांस्टेंट मास है ना, ऐसा बोलते नहीं है कि इट्स अ प्रोडक्ट. सेकेंड लॉ नहीं है, बट इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं. ठीक है, दिस इज़ वॉट वी हैव. नाउ विल डू सम रीजनिंग क्वेश्चंस. और रीजनिंग क्वेश्चंस अगले लेक्चर में ले लिए जाएँ. अभी थोड़ा सा फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने यूनिट्स वगैरह नहीं करी. यहाँ से न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही हम फोर्स को भी डिफाइन आउट कर देंगे. ये कर लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आई टेक द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है. अब ये देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर इसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये भी आता है कंपोनेंट. एफ कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिख सकते हैं. ए को कैसे लिख, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. सो दिस विल बी इक्वल टू मास को तो वैसे नहीं लिखेंगे ना. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? आई कैन राइट इट एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू मास इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. दिस इज़ व्हाट वी हैव. सो यहाँ से अगर आप देखो तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी?
आई के साथ है, तो यहाँ आई के साथ कौन है, एम इंटू ए एक्स। एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इंटू ए वाई। एफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इंटू ए जेड। सो दिस वे वी कैन राइट। सो मास इंटू एक्सेलरेशन है, सो फोर्स, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। डायमेंशन देखें पहले, इधर चलो डायमेंशन भी देख लेंगे। यूनिट की बात करते हैं तो इट हैज़ 2 यूनिट्स। वन इज़, जब फोर्स की यूनिट की बात आएगी तो पहला जो हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट, दैट इज़ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है ये थ्रू आउट यूनिवर्स सेम रहती है, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स की बात क्या है कि जो फोर्स को हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, अ फोर्स इज सेड टू बी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स अगर वो प्रोड्यूस करता है यूनिट एक्सेलरेशन इन अ यूनिट मास। सो अ फोर्स इज सेड टू बी absolute unit of force if it produces unit acceleration in unit mass। अगर वो यूनिट एक्सेलरेशन यूनिट मास में कर रहा है तब हम इसको बोलते हैं दैट इज़ अ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि या यहीं पे मैं लिख देती हूँ, it remains same everywhere in universe। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एक जगह जो है वही सब जगह रहेगी। इसमें जो CGS यूनिट आएगी, सो CGS सिस्टम में इसको हम डायन बोलेंगे और SI सिस्टम में CGS यूनिट की बात, CGS एब्सोल्यूट यूनिट में ही CGS फोर्स इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम जो एब्सोल्यूट यूनिट होगी, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होगी, दैट इज डायन, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को 1 डायन बोलेंगे अगर m को अगर ले लेते हैं 1 और एक्सेलरेशन को ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 ग्राम। CGS में चल रहे हैं इसलिए इसको ले लेंगे 1 ग्राम, इसको ले लेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स डायन की जब डेफिनेशन लिखेंगे आप, फोर्स इज सेड टू बी 1 dyne if it produces one centimeter per second square acceleration in a body of mass 1 ग्राम, ठीक है। SI सिस्टम में, इन SI सिस्टम अगर हम बात करें तो जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन, it is given as न्यूटन। जबकि ये नाम न्यूटन के नाम से है लेकिन जब हम यूनिट लिखते हैं वी राइट इट विथ स्मॉल लेटर, सो दिस इज रिटन एज
न्यूटन, तो हम कहेंगे कि 1 न्यूटन है। अगर वो क्या करेगा, सिंबल इसका कैपिटल N है, तो आप कैसे लिखोगे न्यूटन को? न्यूटन को डिफाइन जैसे डायन को किया है। सो इफ यू राइट दिस न्यूटन हियर, you will write as this is also d small. Force is said to be 1 Newton if it क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्योंकि हम किस में चले गए, SI सिस्टम में, तो मीटर/सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास कितना, 1 kg। अगर 1 kg मास में करेगा तो ये, और इन दोनों में रिलेशन, ये हम फर्स्ट यूनिट जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था तो वहाँ हम ये पढ़ चुके हैं। 1 न्यूटन, यहाँ शॉर्ट में मैं इसको कर रही हूँ डायमेंशनल एनालिसिस को बिना इस्तेमाल किए। इफ़ यू सी हियर 1 न्यूटन क्या होता है, दैट इज़ 1 kg और कितना, 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, है ना। सो 1 kg है, इसको ग्राम में करना है तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। और दूसरा क्या है आपका 1 मीटर, तो इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर/सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज ग्राम सेंटीमीटर/सेकेंड स्क्वायर, दैट इज डायन। सो दिस इज 1 न्यूटन 10⁵ डायन। तो आपको याद रखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक, दिस इज व्हाट वी हैव। अब देखते हैं इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट्स। सो ग्रेविटेशनल यूनिट जो है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, बी देखा हमने, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। सो हम फोर्स को कहेंगे इट्स हैविंग अ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अगर वो उसमें क्या था, यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर, इसमें बोलेंगे अगर वो एक्सेलरेशन कितना, जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उतना एक्सेलरेशन अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है यूनिट मास में। सो अ फोर्स इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल unit of force if it produces कितना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण किसमें, इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। अगर वो उतना एक्सेलरेट, वहाँ पे यूनिट एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, तो आप इसको बोलेंगे। तो अब इसको भी देख लेते हैं, इन CGS सिस्टम देखते हैं। इन CGS सिस्टम, इस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट जो होगी, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो होगी, दैट विल बी ग्राम वेट। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आई कैन राइट इट एज ग्राम वेट, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे।
तो अब यहाँ पर आप जब इसको डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन आउट करोगे? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. सो अगर ये दिस इज 1 ग्राम and the acceleration is 980 centimeter per second square, then this is equal to कितना हो जाएगा? 980 ग्राम centimeter per second square. Then this force is called as 1 gram weight. ठीक है. So this is 980, this equal to 980 आपका डायन आ गया ये. So here this force is 1 gram weight is equal to this thing. तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Force is said to be 1 gram weight if it produces an acceleration कितना? 980 सेंटीमीटर, क्योंकि CGS में है, सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास कितना? 1 ग्राम. ठीक है. नाउ SI सिस्टम में भी देख लेते हैं क्या होता है. इन SI system, gravitational unit of force, that will be your kg weight or kg force. So you will write it as kilogram weight or kilogram force और करके I'll write this. अब यहाँ पे कैसे आप डिफाइन करेंगे? Force is said to be 1 kg weight or 1 kg force if it produces कितना acceleration? Produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg. ठीक है. This is what we have. So for this lecture, this much we have. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे. सो टिल देन रिवाइज इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.